नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है बच्चों। तो बच्चों आपके याद होगा कि हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में खंड कै कर चुके थे और खंड कै के अंदर हमारी बच्चों 5 यूनिट आती हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपकी 35 नंबर की होती हैं। ठीक है बच्चों, टोटल आपका जो फिजिक्स का एग्जाम आता है बोर्ड में थियोरटिकली वो 70 मार्क्स का आता है। 30 नंबर की आपकी थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, थ्योरी का काम आपका 70 नंबर का होता है। उस 70 नंबर में से बच्चों जो हमारा खंड कै था वो 35 नंबर का था, जिसके अंदर हमारी बच्चों 5 यूनिट आती हैं। आज हम खंड ख स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, खंड ख स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे आज। ठीक है, खंड ख स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास में, और इसके अंदर जो हमारी पहली यूनिट जाएगी बच्चों वो आपकी जाती है प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की जाती है यानी कि ऑप्टिक्स जाती है, और ये बच्चों आपकी कितने मार्क्स की आती है बोर्ड के एग्जाम में? 13 नंबर की। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में आपका जो सिलेबस डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग ये आपकी 13 नंबर की यूनिट है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों ये हमारी जो 13 नंबर की यूनिट है इसके अंदर 2 चैप्टर डाले गए हैं हमारे बच्चों। पहला चैप्टर डाला गया आपका किरण प्रकाश की एंड एवं प्रकाशिकीय यंत्र यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपको बताया गया था, जैसे आपकी दूरबीन होती है ना, जो दूर की वस्तु आपको देखने में मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हमें जो दूसरी वस्तु को दिखाने में सहायक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। दूसरा आपका प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके बच्चों बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं वो 13 नंबर के जाएंगे। ठीक, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर आपका जाता है बच्चों 9 और ये वाला चैप्टर नंबर जाता है आपका 10। ठीक है, दोनों चैप्टर बच्चों आपके बड़े बड़े हैं, इनको करने में थोड़ा समय लगेगा, पर अगर आप इन दोनों चैप्टर को कर लेते हैं तो आपके 13 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर छूट भी लगा जाए, चूंकि पेपर आपका बनता है बच्चों 95 मार्क्स का, लेकिन उसमें से करना आपको होता है 70 नंबर का। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके एग्जाम में 18 नंबर के आसपास की यूनिट आ जाती है, लेकिन फिर भी हम 13 नंबर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 जाएगा। वैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होगा ये यूनिट 1 में। ठीक है, ये यूनिट 1 होगी बच्चों आपकी खंड ख के लिए। बात समझ में आ रही है बच्चों। और इस खंड ख में जो पहली यूनिट आपकी है इसके अंदर आपके जा रहे हैं 2 चैप्टर, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाश के यंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फिजिक्स में। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स बच्चों आपके याद होगा हमारे पास में जो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। पार्ट ए के अंदर बच्चों आपके 5 यूनिट होती है, इसको 35 नंबर की आती है बोर्ड के एग्जाम में। ऐसी पार्ट सेकंड में भी आपकी 4 यूनिट होती हैं। ठीक है, उसमें हमारी आज जो चैप्टर नंबर चलने वाला है चैप्टर नंबर बच्चों 9 चलेगा आपका। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर नाम होता है आपका इसके किरण प्रकाश के एवं प्रकाश के यंत्र, है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि प्रकाशीय यंत्र जिससे हम किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। लाइक जैसे आप देखते होंगे दूरदर्शी यानी दूरबीन जो होती है वो एक ऐसा यंत्र है जो हमें दूर की वस्तु को दिखाने में मदद करता है, नहीं? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें देखेंगे बच्चों हमारा पहला जो टॉपिक जाएगा वो क्या जाएगा हमारा बच्चों। पहला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकाश की क्या होती है यानी कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स अभी जब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों तो इसको 2 फॉर्म में पढ़ेंगे। जो आपकी ऑप्टिक्स है एक तो उसको किरण मानेंगे सीधा सीधा, प्लस साथ में इसको एक वेव मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बच्चों प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं बच्चों यहाँ बनाई गई हैं। ठीक, नंबर 1 आपकी जो शाखा बनाई गई है बच्चों आपकी ज्यामितीय प्रकाश की, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या माना गया है, इसमें किस चीज को लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रकाश को किरण, ठीक है, यानी कि प्रकाश को बच्चों क्या माना है हमने यहाँ पे एक किरण मान के चले यहाँ पे। ठीक है, तथा इसके पथ सरल रेखा मानकर ज्यामिति की सहायता से प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इस तरह की जो घटनाएं विवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसको यहाँ पर बोला जाता है किरण प्रकाश यानी कि रे ऑप्टिक्स माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 2 ये बच्चों हम आगे जो पढ़ेंगे इसको, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 10 होगा तरंग प्रकाश की, उसको वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसको डाला गया है यहाँ पे। तो तरंग प्रकाश यानी कि वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा एक चैप्टर है बच्चों इसके ऊपर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो चैप्टर नंबर आपका 10 जाएगा जिसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इसमें प्रकाश को तरंग यानी कि इसको वेव यानी कि किरण मानकर तरंग मानकर प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वही
परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा रखा है, प्रकाश का गमन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, है ना। इन सभी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये सभी जो है आपका, ये भौतिकी परिघटनाएं भी कहलाती हैं आपकी, भौतिकी प्रकाश की, है ना, भौतिक प्रकाश की परिघटनाएं भी कहलाती हैं, कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके आगे चल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जा रहा है बच्चों यहाँ पे, वो क्या जा रहा है बच्चों आपका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन आप जानते होंगे कि यदि हम कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर डालते हैं तो वहां से वो रिफ्लेक्टेड होकर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। तो देखिए जब प्रकाश किरण, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है, किसी माध्यम में चलती है, ठीक है, प्रकाश किरण को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए होगा, तो माध्यम में चलती है, चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है अथवा गिरती है, आपतित हो या गिरती हो, ठीक है, या तो आपतित हो रही हो गिर रही हो, तो उसका बड़ा भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि हमारे पास में एक परावर्तक तल, एक मिरर हमने ले रखा है, ऊपर हमने लाइनें ड्रॉ कर रखी है, इसका मतलब ऊपर पॉलिश कर रखी है, ये आपका चिकना तल होगा। तो ये वाला जो आपका होगा ये परावर्तक तल होगा आपका। ठीक है, नीचे वाला बात समझ में आ रही, चूंकि ऊपर तो पॉलिश हो रही है, तो परावर्तक तल से अगर आपके पास में कोई आपतित किरण होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे ए ओ, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी जो किरण है यहाँ पर ये वाली है, इसको हम लिख सकते हैं ए ओ, ठीक है, ओ पॉइंट पे जब गिरती है तो ये रिफ्लेक्टेड होकर आपकी परावर्तित हो जाती है, ओ बी, है ना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ओ बी जो आपकी होगी वो परावर्तित किरण होगी। ठीक है, और इस पे एक लाइन डाली जाती है अभिलंब, ठीक है, एक लाइन जो हम इस पर डालते हैं यानी कि जो परपेंडिकुलर होती है वो उसको कहलाता है अभिलंब, यानी कि नॉर्मल कहलाता है वो। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, इसको बोला जाता है आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोला जाता है बच्चों आपका यहाँ पर, उसको कहा जाता है यहाँ पे परावर्तन कोण। ठीक है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ये इस तरीके से टकराई और वापस टकरा के ऐसे लौट गई। ठीक है, तो जब किसी माध्यम से जब किसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस परिघटना को बोला जाता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ यहाँ पर क्या नियम बनते हैं। वैसे तो इसके दो नियम होते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे होंगे। तो आप जहां ध्यान से देख पा रहे होंगे ये आपका परावर्तक तल हो जाएगा, ये आपका परावर्तक तल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपके, ये वाला आपका परावर्तक तल हो गया। तो यहां से ए ओ है ना, ए ओ जो होगा बच्चों आपकी कैसी किरण होगी, आपतित किरण होगी। और यहां पर हम कह सकते हैं ओ बी, जो ओ बी होगा वो आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, ओ बी क्या हो जाएगा आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। और अभिलंब जो होगा आपका वो ओ एन हो जाएगा, अभिलंब आपका हो जाएगा ओ एन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक तल कहलाता है। तो जिस तल से टकरा रहा है यानी कि परावर्तक तल कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि ये वाला तल आपका हो जाएगा परावर्तक तल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके, ये हो जाएगा आपका परावर्तक तल। तल से टकराने वाली किरण, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपकी हो जाएगी ये वाली आपतित किरण जो आ रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों। फिर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी परावर्तित किरण ये वाली। बात समझ में आ पा रही होगी आपके, चूंकि ये ऐसे गई और ये इस तरीके से वापिस आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी बच्चों, परावर्तित किरण, है ना। और तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट ओ कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर आपतन
बिंदु कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? आपतन बिंदु पर से डाला गया अभिलंब अभिलंब कहलाता है, यानी कि नॉर्मल कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो उस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं अभिलंब। ओ एन आपका कहलाएगा ये वाला, है ना। चित्र एक में देख पा रहे होंगे बच्चों आप। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को रिप्रेजेंट किया था बच्चों आई से। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट तथा परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को बोला जाता है बच्चों परावर्तक कोण, है ना। इसको रिप्रेजेंट किया था बच्चों स्मॉल आर से। बात समझ में आ रही है? चित्र में आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो आपतन कोण आपका बन जाएगा आई और परावर्तन कोण बन जाएगा आपका बच्चों स्मॉल आर। ठीक है, तो ये है परावर्तन की घटना। लेकिन परावर्तन होने के लिए बच्चों दो नियम यहाँ पर लगते हैं। तो दो नियम कौन कौन से लगते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दो नियम कौन कौन से होते हैं। पहला नियम ये कहता है किसी समतल तल से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, दो नियम होते हैं वाले। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण ये जो आपकी आपतित किरण है वाली बच्चों, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल जैसे कागज के तल पर होते हैं। इस तल को आपतन तल भी कहते हैं। ये इसका पहला नियम होगा बच्चों। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I इजिकल टू कोण R होता है आपका। ठीक है, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण के बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस जगह प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करने के लिए आपको दो नियम आपको प्रूव करने होंगे। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही तल एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी इस बात को प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके बच्चों। चलिए अगर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या होता है बच्चों आपका। अब यहां पर जो इमेज की बात करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के इमेज जो आपकी होती है वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये दोनों परिघटनाएं जो आपकी होंगी बच्चों, एक अवतल दर्पण बनेगा आपका, एक उत्तल दर्पण बनेगा। दोनों प्रक्रियाओं में जब हम प्रतिबिंब का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों, तो उसमें कई बार किरणें परावर्तन के बाद मिल जाती हैं, कई बार मिलती महसूस होती हैं। ये जिसको हम कहते हैं कि आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस परिघटनाओं पर उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का परावर्तन के बाद मिल जाना या मिलते हुए प्रतीत होने की परिघटना से इमेज यहाँ पर दो तरह की बताई गई है। इमेज यहाँ पर आपकी दो तरह की बताई गई है, एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, दूसरा आपकी आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये किस तरीके से होंगी। वास्तविक, जहां पर परावर्तन के बाद किरणें मिल जाती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। देखिए बच्चों, अब प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। कैसे होगा कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हो या मिले तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। देखा, अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। कैसे, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कोई यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका पोल हो जाएगा, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी और यहाँ पे इसका फोकस ले लिया, यहाँ पे हमने इसका सेंटर ले लिया, कोई एक वस्तु यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो उससे दो लाइनें आपकी जो चलती हैं, आपकी, तो पहली आपकी पैरेलल जाएगी और फोकस होकर निकल जाएगी, दूसरी आपके सेंटर से जाएगी और जिस तरीके से जाएगी ये उसी तरीके से
वापस आ जाएगा तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दो किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिलती हैं ये कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। कौन सा वाला? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसे पर्दे पर भी बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण देखिए, है ना, अवतल दर्पण अभी दिखाएंगे आपको कि दर्पण किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। अवतल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना। उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस है यहाँ पर ये, जबकि हम बात करें दर्पण के बारे में तो यह सदैव वस्तु के सापेक्ष कैसे बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। दूसरा आपका आभासी, यहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी। वर्चुअल इमेज आपकी, यदि किसी बिंदु वस्तु यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी का मतलब बच्चों वो दूर दूर किरणें फैल जाना, ठीक है, फैल जाती हैं तथा किसी बिंदु से आती प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब होगा, है ना। इसमें किरणें दर्पण के पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। बढ़ाने पर मतलब किस तरीके से होगा? ये मान लेते किस तरीके से होगा कि अगर आपके पास में ये एक उत्तल पॉलिश आपने मान लो अंदर कर दी, है ना। पॉलिश अगर आपने अंदर कर दी है तो ये इसका पी कहलाएगा, ये इसका फोकस हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखते हैं फोकस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई एक वस्तु ले लेते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, जिसको हम देखेंगे पीछे की तरफ हटाने पर ये हमें ऐसा महसूस होगा फोकस से होती हुई आ रही है। दूसरी इसकी जाएगी सेंटर से तो ये यहाँ पर काटेंगी, ठीक है। तो उस तरीके से पीछे हटाएंगे तो ये दर्पण के पीछे काटती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये किरणें यहाँ से आ रही होंगी जो दूर दूर फैल जा रही हैं, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ चुकी है आपके? चलिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। अब दर्पण के बारे में अगर बात करें तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? नॉर्मली जिसका एक साइड मतलब दो स्लाइड होती है, अगर उसमें से एक स्लाइड पर हम कोई पेंट कर देते हैं तो दूसरा साइड जो आपका बन जाता है वो उसको बोलते हैं परावर्तक, है ना, यानी कि परावर्तक तल बोलते हैं उसको। दर्पण हम यहाँ पर कह के चलते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों आपके, एक समतल, दूसरा गोलीय। और गोली दो प्रकार के होते हैं, गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल, ठीक है। तो देखिए पहले दर्पण के बारे में देखिए। किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ क्या बन जाता है बच्चों? परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? यानी कि जब आप कांच के एक स्लाइड पर एक साइड में यानी कि एक पक्ष पर एक पेंट कर देते हैं, किसका? लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और पॉलिश कर देते हैं चांदी की, है ना। तो उस केस में उसके जो पक्ष होता है जिसमें आप पॉलिश करते हैं वो यहां से कोई प्रकाश पार नहीं जाएगा। दूसरी साइड जहां आपने पॉलिश नहीं करी है वो आपका परावर्तक तल बन जाता है, इसको हम यहाँ पर दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण दो तरह के होते हैं बच्चों आपके। नंबर एक समतल यानी कि प्लेन मिरर आपका, ठीक है। समतल दर्पण में आपका क्या हो जाएगा कि जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास कांच की पट्टी है, आपने एक साइड पॉलिश कर दी है ना, ये आपने पॉलिश कर दी एक साइड में, और दूसरा जो आपका होगा परावर्तक तल बन जाएगा। तो ये आपका बन जाता है बच्चों समतल दर्पण, है ना। डायग्राम अगर आप इसमें स्मॉल ए पार्ट में देख पा रहे हो, यदि कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर उसे परावर्तक तल बनाया जाए तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। चित्र में आपको दिखा रखा होगा पहले वाले पार्ट में, ठीक है, पहले वाले पार्ट में। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे देखेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में क्या होगा कि इसमें कांच के खोखले गोले को काटकर एक साइड पॉलिश की जाए, है ना, या बाहर या अंदर, तो उस यहाँ पे आपके दो प्रकार के दर्पण बन जाते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक और पृष्ठ पर पॉलिश करें तो दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक तल बनाया जा सकता है, जिससे यहाँ पे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास दर्पण दो प्रकार के होंगे। नंबर एक आपके पास होगा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर आपका, है ना। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि पॉलिश जो होगी आपकी उभरे हुए शेप होगी,
यानी कि बाहर वाले हिस्से पे, जैसे आपके पास ये उभरा हुआ हिस्सा है तो ये वाला होगा, और अंदर वाला बन जाएगा आपका परावर्तक तल। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह के दर्पण को कहा जाएगा बच्चों आपका कि अगर कोई लाइन यहाँ पर आती है तो वो परावर्तित होकर इस तरीके से निकल जाएगी, तो ये आपका दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय अवतल है ना, कॉनकेव मिरर आपका कहलाएगा। जबकि आपको कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा, इसमें पॉलिश जो की जाती है बच्चों अंदर वाले हिस्से पे की जाती है। देख पा रहे होंगे आप, अगर आप पॉलिश को देख पाए बच्चों यहाँ पे, तो पॉलिश जो आपकी हो रही है वो अंदर वाले हिस्से पे हो रही है, बाहर वाले हिस्से पे नहीं हो रही है। तो बाहर वाला जो आपका हिस्सा होगा वो होगा परावर्तक तल, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमने दर्पण के बारे में देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। अगर अब आगे चल लेते हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अगर हमारे पास में, जैसे हम जानते हैं कि कांच का खोखला गोला लिया है, उसका एक पक्ष अगर काट लेते हैं, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, तो हमने यहाँ पे कांच का इस तरीके से यहाँ पर हमने एक इस तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे एक तल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक तल ले लिया वाला, मतलब कांच का गोला ले लिया, खोखला है ना, तो जब इसको काटा जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो जैसे बच्चों इसको यहाँ पे काटा जाएगा, तो ये पक्ष मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको काट दिया। ठीक है, ये वाला तल आपका, अगर इसको आपने मान लिया कि पॉलिश आपने बाहर कर दी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने पॉलिश बाहर कर दी है बच्चों, तो यहाँ पर आपका बन जाता है पॉलिश किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे, तो बाहर वाला हिस्सा बन जाता है आपका परावर्तक तल। ठीक है, तो हमारे पास अगर बाहर करते हैं पॉलिश, तो आपका बन जाएगा ये अवतल दर्पण। तो जहां से पॉलिश करके हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पे आपके सिरे जा रहे होंगे एम और एम डैश जो जा रहा होगा, जिसको मिला के चलते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं पहली परिभाषा क्या आता है, दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि इसका जो परावर्तक तल है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु यानी कि पी, ये बच्चों कहलाएगा आपका ध्रुव। ठीक है, दोनों में आप देख पाएंगे, दोनों में ध्रुव आपका पी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र क्या होता है कि जिस गोले को आप काटते हैं, जिस गोले का आप कटा हुआ भाग लेते हैं, उसका जो केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र कहलाएगा, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं। तो उसमें अगर ये कांच का गोला जो है आपका, ये पॉइंट इसका सेंटर रहा होगा, तो जो सेंटर सी है यही आपका कहलाएगा बच्चों वक्ता केंद्र, है ना। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। चित्र में उसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब वक्ता त्रिज्या, यानी कि अगर हम वक्ता त्रिज्या को देखें तो सी से पी को मिला दें तो नॉर्मली क्या बन जाएगी आपकी वक्ता त्रिज्या बन जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो खोखला गोला आपने लिया है, जिस कांच का जो काट के आपने गोला लिया है, वो जिस भी गोले का हिस्सा होता है, वो उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो दर्पण की भी त्रिज्या कहलाएगी, जिसको वक्ता त्रिज्या यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसको यहाँ पर डायग्राम बच्चों आर से रिप्रेजेंट किया गया है वाला। ठीक है, दूसरा मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के वक्ता केंद्र सी और पी को मिलाते जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, है ना। यहाँ पे से अगर आप देखें तो पी और सी को मिलाते जो लाइन ड्रॉ की जा रही डॉटेड वाली, ये वाली, उसको कहा जाता है बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको डायग्राम में दिखा रखा है हमने यहाँ पे, पीसीएम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। जैसे अभिलंब के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होगा बच्चों, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्ता केंद्र से मिलाने पर, यानी कि अगर इस लाइन को यहां से, अगर इस लाइन को बच्चों हम यहां से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें, इस लाइन को यहां से इसके मिला दें, तो जो लाइन होगी बच्चों, अगर हमारे पास में वाला जो पॉइंट है, अगर ये सी पॉइंट, सॉरी सी नहीं डी मान लें इसको अगर हम, तो जो सी डी होगा ये इस पॉइंट पर कहलाएगा बच्चों आपका अभिलंब। ठीक है, द्वारक क्या होता है,
गोले दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा। जीवा अगर आप देख पा रहे हो ये वाला एम और ये वाला एम डैश है ना, एम और एम डैश, ये कहलाते हैं गोले दर्पण का द्वारक कहलाता है बच्चों, है ना, यानी कि गेट। ठीक है, द्वारक कहलाता है। फोकस क्या होता है? फोकस या मुख्य फोकस, तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर गोले दर्पण की मुख्य अक्ष, तो इसका भी जो भी मुख्य अक्ष रहा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, परावर्तन के बाद जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ से जाके इस तरीके से इस पॉइंट से जा रही है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है इस दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहां से आती प्रतीत होती हैं। ठीक है, चलिए अगर ये बात क्लियर हो जाती है आपके, अब आगे चले थे। फोकस दूरी, फोकस दूरी नॉर्मली अगर यहाँ पे देखते हैं तो पी से आपकी वक्र त्रिज्या हो जाती है, इसकी हाफ दूरी को यहाँ पे बोलते हैं बच्चों फोकस दूरी, है ना, यानी कि जिस पॉइंट पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जा रहे होते हैं उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को यानी कि अगर हमारे पास में कोई पृष्ठ है, इस तरीके से इस पर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे सी मान लेते हैं और एक पैरेलल लाइन आती है बच्चों। ठीक है, इस पैरेलल लाइन को परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। ये पॉइंट आपका पी होगा, तो और एफ पी को मिला दें यानी कि पी एफ कह दें, जो पी एफ होगा वो आपको हो जाएगा मुख्य फोकस दूरी, है ना, ये फोकस दूरी, फोकस लेंथ आपकी हो जाएगी। और जो फोकस लेंथ होती है बच्चों, वो फोकस लेंथ जो होती है बच्चों आपकी, वो रेडियस की आधी हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, फोकस तल क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, यानी कि जो आपका ये जो आपके पास में मान लेते हैं कि ये एफ होगा, तो इसके मुख्य अक्ष वाला हो जाएगा इसके लंबवत, यानी कि अगर मैं एम और इस पॉइंट को एम और एफ को देखता हूं बच्चों, एम और एफ को, यहां से जो लाइन ये वाली होगी ये आपका कहलाएगा बच्चों फोकस तल। ठीक है, संयुग्मी फोकस क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर आपके पास में कि संयुग्मी फोकस, तो यानी कि जैसे आपके पास में भी हमने यहां देखा था एक वस्तु आपके पास में ये वाली रखी हुई है, दूसरा आपकी फोकस लाइन यहां से जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा प्रतिबिंब, है ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये आपकी हो जाएगी इमेज आई। तो यानी कि अगर वस्तु यहाँ रखी जाती है, प्रतिबिंब का ये बन जाता है, जहां प्रतिबिंब बन जाता है तो वो पॉइंट या वो बिंदु पहली वाली यानी कि वस्तु बिंदु का संयुग्मी कहलाता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। ठीक है, उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। ठीक है, संयुग्मी फोकस आपको ये याद रखना है केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक है, संयुग्मी बिंदु वे बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु बन जाता है, संयुग्मी बिंदु कहलाता है। तो संयुग्मी फोकस संयुग्मी बिंदु लगभग एक जैसे ही है। अगर यहां तक बात आपके क्लियर हो जाती है बच्चों, आगे चल लेते हैं। अब इनके यूज भी आपको बच्चों आने चाहिए, या एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इन यूज को यहां से देख के पढ़ के अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। क्यों? उत्तल दर्पण है ना अपसारी होता है, यह बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी यानी कि फैल जाता है। ठीक है, ट्रकों बसों में मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आपके हैं इनको आप देखेंगे। और अवतल दर्पण का उपयोग अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। चेहरे को दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच रखकर चेहरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर आंख, नाक, कान, दांत आदि वस्तुओं को देखने में हम इसका यूज करते हैं। टेबल लैंप में इस्तेमाल किया जाता है, रेल इंजनों में किया जाता है, मोटर कारों में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके यूज को देख लेंगे। आगे चल लेते हैं चिन्हों के बारे में। तो चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियर तरीके से कि अगर आपके पास में एक्सिस ड्रॉ की जाती है, जैसे आपके पास में ये वाला एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइड में हो जाता है, ये एक्स डैश नेगेटिव साइड हो जाएगा, ये वाई पॉजिटिव साइड हो जाएगा और ये वाई डैश नेगेटिव साइड हो जाएगा। ऊपर चलेंगे आप तो आप पॉजिटिव चलेंगे, नीचे जाएंगे तो आप माइनस में जाएंगे, तो अगर आप राइट चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट चलेंगे तो माइनस। ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई भी दर्पण होगा तो उसका जो ध्रुव होगा वहां से अगर आप एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं
तो साइड जब आप जाएंगे तो आप पॉजिटिव जाएंगे, धनात्मक ये आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड चलेंगे तो आप ऋणात्मक चलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और नीचे जाएंगे तो बच्चों आप नेगेटिव जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव जाएंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है चिन्हों के बारे में, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे आपकी आने वाली किरण हो, चाहे जाने वाली किरण हो, तो किस तरीके से कहां से आ रही है उसके अकॉर्डिंग बच्चों चिन्ह लिया जाएगा। चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। अगर आपने एक भी चिन्ह गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अगर बच्चों हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, 3 नियम बच्चों मैन है यहाँ पर। पहला नियम क्या कहता है कि यदि आपके पास में कोई भी दर्पण है, फोकस से आने वाली, सॉरी, सब मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखिए मुख्य अक्ष आपका ये वाला हो जाएगा और ये आपकी आने वाली किरण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए इसके समांतर आ रही है पर ये दूर जाएगी तो उसके पीछे हटाएंगे बच्चों, तो फोकस से आती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो गोले दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, है ना, जाती हैं अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। बात क्लियर होगी। दूसरा क्या है दूसरा जस्ट इसका उल्टा है बच्चों, ठीक है। गोले दर्पण में फोकस बिंदु से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण या अथवा फोकस बिंदु की ओर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखें यहां से ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, फोकस से होकर जा रही है, लेकिन ये समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है, अवतल दर्पण में। लेकिन ये फोकस की तरफ आ रही है, जब यहां से इसका परावर्तन होकर है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट कि अगर अब वक्ता केंद्र से कोई लाइन आ रही है तो जिस पॉइंट से वो आती है उसी पॉइंट से वो वापस चली जाती है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। बात क्लियर हो जाती है। चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब यहां पर बच्चों का आपका फॉर्मूला ड्राइव किया जाना है। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए समीकरण आपको बनाना है। तो जो समीकरण यहाँ पे बनेगा बच्चों वो बनता है आपका 1/f = 1/v + 1/u। तो ये हमें बनाना है ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हैं बच्चों, अगर आपके पास में यहाँ पे दर्पण मान लिया कि दर्पण हमारे पास में है, इसका पास फोकस हो गया आपका, सॉरी ध्रुव हो गया, ये इसका वक्ता केंद्र हो गया, इसका फोकस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि बिंदु वस्तु होगी आपके, सॉरी एक वस्तु आपके पास में रखी हुई ए बी। तो ए बी से एक प्रकाश किरण चलती है आपकी ए एम, है ना, ए एम चलती है इस तरीके से, ए एम चलती है और परावर्तन के बाद वो एफ से होकर जाती है, ठीक है। दूसरी किरण सी से होकर जाएगी, सी से जिस पॉइंट से होकर जाती है वो पॉइंट से वापस रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो आने वाली किरण और सॉरी दोनों परावर्तित किरण यानी कि एम से जो जा रही है और ओ से जो जा रही है इस बिंदु पर काटती हैं। तो जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक ए डैश बी डैश बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके लिए निकालना होगा क्या, यूवीएफ में संबंध। तो फोकस लेंथ बच्चों इसकी एफ हो जाएगी, ठीक है, और जहां प्रतिबिंब बन जाता है वह दूरी कहलाती है आपकी वी, और जहां आपका सी होता है वो कहलाएगा आपका आर वक्ता केंद्र, और जहां वस्तु रखी हुई होती है वो कहलाएगी आपकी वस्तु दूरी यू, ठीक है। तो बच्चों यहां तक बात क्लियर हो जाती है। बाकी लैंग्वेज हमने लिख रखी है यहाँ पर कि माना कोई दर्पण M1 M2 है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। चित्र में दिखा रखा है, चित्र 22 में है ना, आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक बिंदु वस्तु ए बी रखी हुई है, एक वस्तु ए बी रखी हुई है, ठीक है। वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण ए एम, ये देख पा रहे होंगे ए एम, दर्पण के बिंदु M से टकराती है, परावर्तन के बाद यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरी किरण AO दर्पण के वक्ता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तन के बाद पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर काटती हैं, जो A डैश से जब वापस पहले हम डालेंगे मुख्य अक्ष पर तो ये A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज बन जाते हैं बच्चों आपके यहाँ पे कुछ, अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे तो एक त्रिभुज बन जाता है ना ये वाला, एक तो त्रिभुज आपके पास ये वाला बन जाता है बच्चों, है ना,
दूसरा आपके पास में बच्चों ये वाला बन जाता है। ठीक है, अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बच्चों ए बी सी। तो पहला त्रिभुज आपको हो गया ए बी सी हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश और सी हो गया। तो कैसे होंगे? समकोणीय होंगे। समकोणीय कैसे होंगे बच्चों? आप ये देखिए 90 डिग्री का जा रहा है तो ये भी 90 डिग्री का जा रहा होगा। ठीक है, और ये कोण इसके ये जो कोण होंगे बच्चों आपस में ये बराबर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे के कहलाते हैं समकोण, यानी कि बराबर कोण। और जब समकोणीय हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे ए बी जो होगा अपॉन में ए डैश बी डैश आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और सी बी बराबर क्या होगा? सी बी डैश, या बी डैश सी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, इसी प्रकार अगर हम आगे चल लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में एक ट्रायंगल ये वाला बन जाता है। दूसरा आपके पास में ट्रायंगल ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, तो उससे आपके क्या होगा कि इस पॉइंट से जैसे इस पर लंब डालेंगे, एन पॉइंट पे एक लंब डल जाएगा यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, प्लस ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर, तो इसलिए ये वाले त्रिभुज आपके कैसे बन जाएंगे बच्चों? कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के समकोणीय, है ना। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, तब त्रिभुज एम एन एफ कैसे होंगे? समकोणीय होंगे। ठीक है, और जब ये समकोणीय होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बच्चों बराबर होगा। तो एम एन अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है, एन एफ अपॉन में एफ बी डैश। ठीक है, और जब ये दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं तो चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं, चित्र से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं समकोणीय रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दो समझ में आ गए होंगे। चित्र से आप कह सकते हैं यहाँ पे देख के, ये जो आपका पास में है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन बच्चों आपके पास में है, एम एन और ए बी दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, एम एन अपॉन ए बी इक्वल होंगी, तो इसलिए हमने एम एन इज इक्वल टू ए बी रख दिया। अब जब एम एन अपॉन ए बी रखा जाएगा किसकी जगह बच्चों? इसकी जगह रखा हमने ए बी, तो आपको हो गया ए डैश सॉरी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ बी डैश। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों समीकरण एक, जो आपकी समीकरण एक बनी और समीकरण नंबर जो 3 बनी है, ये वाली दोस्ती आपकी, तो उसका जो लेफ्ट साइड है और इसकी जो लेफ्ट साइड है दोनों बच्चों इक्वल है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, जब दोनों बराबर दोनों के इक्वल रखा जाएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों सी बी अपॉन में बी डैश सी बराबर एन एफ अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? एफ बी डैश। ठीक है, अब जैसे चित्र में देख पा रहे थे बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो एन को बिंदु पी पे लिया जाएगा, और जब एन को बिंदु पी पे लिया जाएगा तो एन एफ की जगह पी एफ रखा जाएगा, एन एफ की जगह पी एफ रखा जाएगा। ठीक है, एन एफ की जगह बच्चों क्या रखा जाएगा? पी एफ रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माना दर्पण का बिंदु एम ध्रुव पी के बहुत समीप है, तब एन पी के बिंदु अत्यंत निकट होगा, उस स्थिति में एन एफ की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों? पी एफ, लगभग, है ना। तो ध्यान देंगे पी एफ जैसे रखा जाएगा तो पी एफ आ जाएगा, और उस स्थिति में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, उस स्थिति में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आप ध्यान देखिए, अब यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम था ये वाला, आपके पास जो डायग्राम था बच्चों ये वाला, यहां पर अगर बच्चों हम डायग्राम देख लेते हैं ये वाला, इस स्थिति में बच्चों अगर हम डायग्राम देख लेते हैं तो यहां से जो वैल्यू निकाली जाएगी बच्चों आपकी, वो चेंज की जाती है। किस फॉर्म में चेंज की जाती है? जैसे सी बी आपका है तो उसको चेंज करना में ना यू वी एफ के टर्म में। ठीक है, अब सी बी को बच्चों, सी बी कहाँ है आपका? सी बी ये वाली लाइन है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? चूंकि आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपकी है वो एफ हो जाएगी, पी से दूरियां नापते हैं। ठीक है, ये आपकी जहाँ इमेज बन जाती है वो वी हो जाएगी। ठीक है,
और जहां आपका सी होता है वो आपकी आर हो जाएगी, ठीक, और जहां वस्तु रखी है आपकी यू बन जाएगी। तो आपको यू वी एफ के टर्म में वैल्यू निकालनी होगी, तो इसलिए आप क्या काम करेंगे, सी बी को चेंज कर लेंगे पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, ठीक है, और बी डैश सी डैश, सॉरी बी डैश ये वाला और सी, यानी कि डिस्टेंस को कैसे कर लेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। पी एफ आपका है दूसरा एफ बी डैश, एफ यहाँ पर है, बी डैश ये वाला। तब आपको अगर ये वाली बच्चों लाइन लेनी होगी ये वाली, तो इसको कैसे के लिख लेंगे, पी बी डैश, पी बी डैश माइनस के पी एफ, ऐसे चेंज कर लेंगे तो पी बी डैश माइनस के पी एफ आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू बच्चों आपको रखनी चिन्ह के साथ में रखनी है। अगर चिन्ह के साथ में वैल्यू देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे सारी दूरियां लेफ्ट साइड में, इसलिए सारी की सारी कैसे हो जाएंगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे नेगेटिव हो जाएंगे तो देखिए पी बी की वैल्यू, पी बी कितनी वैल्यू यू, तो माइनस के यू आ गया, ठीक है, माइनस चिन्ह में ही, और पी सी की वैल्यू पी ए रहा सी ए रहा, तो पी सी की वैल्यू माइनस के आर, ये रहा माइनस के आर, ठीक है, पी एफ की वैल्यू माइनस के एफ। तो इस तरीके से जैसे वैल्यू रखी जाएगी बच्चों आपकी, तो चिन्ह के साथ मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। जब सॉल्व किया जाएगा पहले तो एक बार इसको देख लीजिए, तो माइनस के यू माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, माइनस के आर प्लस के वी हो जाएगा, इजिकल टू आपको आ जाएगा माइनस के एफ अपॉन में माइनस के वी प्लस के एफ, ठीक है। और एक फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, कौन सा, एक फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया था यहाँ पे कि एफ बराबर आपको होता है आर बाई टू, है ना। तो यहाँ से अगर आर को चेंज कर ले तो 2f हो जाएगा। तो जहां जहां आर है बच्चों उसकी जगह क्या रखा जाएगा, 2f रखा जाएगा। तो देखिए माइनस के u प्लस के 2f अपॉन में माइनस के आर की जगह चेंज किया जाएगा, क्या रखा जाएगा 2f प्लस के v इजिकल टू माइनस के f अपॉन में माइनस के v प्लस के f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों, देखिए तो क्या बन जाएगा, तो माइनस के u प्लस के 2f इंटू में माइनस के v प्लस के f इजिकल टू माइनस के f, और जब उधर जाएगा तो माइनस के 2f प्लस के v चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे बच्चों इसकी, तो आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि uv आ जाएगा। अब इसकी इसमें करेंगे तो बन जाएगा आपका माइनस के uf, ठीक है। फिर आप करेंगे गुना किसकी, फिर इसकी इसमें करेंगे पहले, है ना। तो जब आपने इसकी इसमें करी तो बन जाएगा माइनस के 2vf, इसकी इसमें करेंगे फिर तो 2f स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और फिर इसकी गणना करेंगे तो माइनस के एफ वी हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों साइड को आप देखेंगे तो ये आपका कैंसिल इससे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा आपका इस साइड आ जाएगा और यू भी चला जाएगा आपका, यानी कि एक काम कीजिए आप इस साइड को और इस साइड को लेफ्ट सॉरी राइट साइड ले जाइए, तो देखिए फिर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे आपके। तो यू वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा यू एफ, ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा 2vf, और ये माइनस का है एफ वी। तो ध्यान देंगे यू वी इज इक्वल टू यू एफ, 2vf से एक माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा vf, ठीक है। फिर क्या काम करना है आपको, दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देना है। जैसे आप भाग करेंगे बच्चों देखिए क्या बन जाता है आपका, uv अपॉन uvf बराबर uf अपॉन में uvf प्लस vf अपॉन में uvf। तो ध्यान देंगे बच्चों यहां से आप देखिए uv से uv कैंसिल हो गया, f से f गया, u से u गया, uv से सॉरी vf से vf गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन f इजिकल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। एक अवतल दर्पण के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो यही आता है निकल के, ठीक है। अब इसको देखकर बच्चों आप उत्तल के लिए खुद ब खुद करेंगे, डायग्राम ने यहाँ बना रखा है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। फॉर्मूला इसका भी सेम यही निकल कर आएगा, सारी वैल्यू चिन्ह के साथ हमने लिख रखी है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू ही निकल कर आएगा, कोई दिक्कत किसी तरह की। तो इसको आप अपना आप करेंगे। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है बच्चों तो आगे चल लेते हैं, बस हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। और ध्यान से अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्तन, रेखीय आवर्तन यानी कि स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा,
कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाया जाता है बच्चों आई से, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई चूंकि इमेज होती है ना, इसलिए आई से दिखाया जाता है। वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल m से, ठीक है। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई i, वस्तु की लंबाई o, तो प्रतिबिंब जो रेखीय आवर्धन बनेगा आपका क्या बन जाएगा, m बराबर i अपॉन o बन जाएगा, ठीक है। कुछ किताबों में बच्चों उसको लिखा जाता है y2 अपॉन y1, यानी कि y2 को प्रतिबिंब की लंबाई माना जाता है, y1 को माना जाता है वस्तु की लंबाई, ठीक है। चलिए अब इसको यूवीएफ के टर्म में भी इसको प्रूव किया जा सकता है। तो अब यूवीएफ के टर्म में अगर देखा जाए तो आपका बन जाता है बच्चों यहां पर m बराबर i अपॉन o इजिकल टू माइनस के v अपॉन u, माइनस क्यों आता है, जब क्वेश्चंस को करेंगे आपको तो चल जाएगा पता है, इसमें आपको चिन्ह के साथ में वैल्यू रखनी होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास में कोई ये मिरर आपके पास में होगा तो ये इसके पास में मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये फोकस मान लेते हैं, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। कोई वस्तु जब रखी हुई होगी तो वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी और ये सेंटर से होकर जाएगी। इसको ऐसा मान के चल लेते हैं, अगर सेंटर आपके पास में यहाँ पर होगा, इस जगह ये वाला नहीं होगा, तो ये जो इमेज आपकी बन जाती है बच्चों, तो यहां से अगर आप देख लेते हैं तो ये जो इमेज बनती है, एक तो वस्तु जो रखी है वो यू हो जाएगा, क्योंकि यू रखा आपका लेफ्ट साइड में, इमेज बनी आपकी लेफ्ट साइड में, तो इसलिए माइनस का जाएगा, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब जहां बनता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला इसको आप याद करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करने में मदद करेगा आपकी। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा आज का जो लेक्चर था बच्चों, ये कौन सा लेक्चर था आपको याद होना चाहिए, ये आज का हमारा जो लेक्चर नंबर था वो कौन सा लेक्चर था बच्चों, आपका लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। इस बात को ध्यान से देख लेंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।